पहले हम बेयर एक्ट के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसके ऊपर जो डिस्कशन है, केस लॉज है, वो आज ही के सेकंड लेक्चर के अंदर होगा, जिसके अंदर हम राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद द केस लॉज। और जो ये राइट एंड ड्यूटीज और जहां तक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की बात है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ, जहां तक पार्टनरशिप एक्ट की बात मैंने आपको बताई है, आपको फोकस बेयर एक्ट पर करना है अलोंग विद द जो रेलिवेंट केस लॉ आपको बताए जा रहे हैं, उसी पर फोकस करना है। उसके अलावा आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? शुरू करें। जो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स है अमंग देमसेल्व्स, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ क्या रिलेशन होगा, किस तरीके से वो रेगुलेट होगा, कैसे वो फर्म की प्रॉपर्टी के साथ डील करेगा, क्या राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर होंगे टुवर्ड्स द फर्म एंड टुवर्ड्स ईच अदर, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे राइट्स को, सारे ड्यूटीज को आज के लेक्चर के अंदर कवर किया जाएगा, दोनों लेक्चर्स को मिलाकर। चलिए, सबसे पहले हम अपने बेयर प्रोविजन की तरफ चलते हैं और सेक्शन 9 to 17 को बेयर एक्ट के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। सेक्शन 9 to 17 बेयर एक्ट आपके सामने है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि चैप्टर 3 जो है हमारा, चैप्टर 3 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, chapter 3 of the Indian Partnership Act talks about relation of the partners among themselves. देखिएगा, चैप्टर 3 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, इसी चैप्टर को हमें आज के दोनों लेक्चर्स को मिला के डिस्कस करना है, जिसके अंदर फर्म प्रॉपर्टी क्या होगी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होगी, और राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है, वो भी आपके सामने आएंगे अलोंग विद द केस लॉ। ये सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेयर प्रोविजन को देख रहे हैं, सेक्शन 9 to 17 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज इट क्लियर? चलिए, चैप्टर 3 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, ये आपका सेक्शन 9 से लेकर 17 तक है बेटा। ये सेक्शन 9 to 17 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। चलिए, एक एक करके प्रोविजन को समझते हैं, देखते हैं क्या कहता है। पहला जो बात करता है, सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। पार्टनर्स जो है वो फर्म का बिजनेस जो है, उनकी सबसे जनरल ड्यूटी बताई गई है। पहली ड्यूटी क्या है? ये जनरल ड्यूटी है विदाउट एनी कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि वो कोई ऐसा क्लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते जो इस प्रोविजन के कॉन्ट्ररी मंशा दर्शाता हो, कि मतलब कहीं भी वो अपने पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अंदर कहीं भी ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाल सकते जो ये कहता हो कि इट विल नॉट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्टनर्स to do the business of the firm to the greatest common advantage of all the partners। या फिर ऐसा लिख दे कि the partners can conduct the business of the firm with reference to disadvantage of each other, कि एक दूसरे का नुकसान करते हुए बिजनेस कर सकते हैं। ये कंडीशन कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं हो सकती। और ये सबसे बड़ी ड्यूटी है कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस कंडक्ट करेगा, तो ये हर पार्टनर की ड्यूटी है कि दैट बिजनेस विल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न्ड पार्टनर इन अटमोस्ट गुड फेथ। इन अटमोस्ट गुड फेथ। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द सेशन। अभी इनिशियल बताया था कि वी विल बी डूइंग द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स अमंग देमसेल्व्स एंड एट द सेम टाइम राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स टुवर्ड्स ईच अदर वी विल बी डूइंग इन टुडेज बोथ सेक्शंस। एंड all this thing is given in section 9 to 17 of the Indian Partnership Act 1932। इसमें हमारा जो सबसे पहला प्रोविजन है उसको हमने अभी स्टार्ट ही जस्ट किया था, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। देखिए, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की जहां तक बात है, इसकी जो फर्स्ट लाइन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। अब देखिए, ये ऐसी कंडीशन है या ऐसी जनरल ड्यूटी है हर पार्टनर की, चाहे
हर पार्टनर की टुवर्ड्स दी ईच अदर की और टुवर्ड्स द फर्म एज वेल, कि जिसके ऊपर कोई वेरिएशन नहीं हो सकती। मतलब ये ऐसी कंडीशन है, ऐसी ड्यूटी है जिसको हर पार्टनर को फुलफिल करना ही पड़ेगा। देयर कैन नॉट बी एनी टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, की मतलब वो ऐसा नहीं है कि अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट लिख दे जिसका इंपैक्ट इसके अगेंस्ट हो। जैसे कि वो कहीं भी ऐसा नहीं लिख सकते कि पार्टनर्स विल बी एट विल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द कॉमन डिसएडवांटेज। वो ऐसी कोई चीज नहीं लिख सकते, क्योंकि जब पार्टनरशिप कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो कॉमनली बिजनेस चलाने के लिए, तो ये जनरल ड्यूटी है जिसके अंदर देखिए हर पार्टनर की कुछ एब्सोल्यूट ड्यूटी होती है और कुछ रिलेटिव ड्यूटी होती है। एब्सोल्यूट ड्यूटी होती है जिनको कॉन्ट्रैक्ट बनाकर भी चेंज नहीं किया जा सकता। हर पार्टनरशिप का ये बेसिक इंग्रेडिएंट है, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड और फुलफिल्ड बाय ईच और एवरी पार्टनर। जबकि जो रिलेटिव ड्यूटी में आपको इसी लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे भी, वो ऐसी ड्यूटी है कि जो पार्टनरशिप के जो मेंबर्स है, दैट इज पार्टनर्स, वो चाहे तो जो टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगी उनको वेरी करके वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बट एज फार एज दिस ड्यूटी इज कंसर्न, दैट इज द जनरल ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर विच इज डूइंग द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द कॉमन एडवांटेज। हर पार्टनर फर्म के बिजनेस को इस तरीके से चलाएगा कि उसमें हर पार्टनर का फायदा हो, टुवर्ड्स द कॉमन एडवांटेज ऑफ एवरी अदर पार्टनर। जो ये चैप्टर 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट है, दिस रिलेट्स और दिस रेगुलेट्स द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स अमंग देमसेल्व्स ओनली। अभी थर्ड पर्सन के साथ कैसे रेगुलेट करेंगे उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर अगला चैप्टर है। अभी जस्ट हमारा कौन सा है, रिलेशन अमंग द पार्टनर्स देमसेल्व्स। और जो पहली जनरल ड्यूटी है वो ये है कि पार्टनर आर बाउंड टू डू द पार्टनर आर बाउंड टू डू और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। एक दूसरे के रेफरेंस में दे हैव टू बी जस्ट एंड फेथफुल टुवर्ड्स ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ये भी एक ऐसी ड्यूटी है, एब्सोल्यूट ड्यूटी है। इसको भी पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर चेंज नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि पार्टनर्स विल बी एट लिबर्टी टू बी अनफेथफुल टू ईच अदर। अरे भाई, ये तो जनरल ड्यूटी है, बेसिक प्रिंसिपल है। जब आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस चला रहे हो तो यू हैव टू बी फेथफुल एंड यू हैव टू बी जस्ट टुवर्ड्स ईच अदर, तभी तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगा। इज इट क्लियर? Partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, and to be just and faithful to each other, and to render true accounts। जो अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर कोई एक्सपेंस किया है या फर्म के बिहाफ पर परचेजिंग की है, तो he has to show the exact amount, he has to show the exact accounts of the business dealing with reference to the firm। ऐसा नहीं है कि सामान कम में खरीदा मगर अकाउंट्स के अंदर सामान खरीदा, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 5000 का, मगर फर्म के बिजनेस अकाउंट के अंदर उसको दिखा दे 10,000 रुपए का सामान खरीदा, और वो जो डिफरेंस है 5000 का वो कहाँ गया, वो जेब में चला गया कंसर्न पार्टनर के। ऐसा नहीं हो सकता। एवरी पार्टनर इज ड्यूटी बाउंड, every partner is duty bound to render the true accounts। तो अभी तक आपको कितनी ड्यूटी पता चली है? जनरल ड्यूटी, जिनके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस वगैरह या फिर जिनको आप चेंज ही नहीं कर सकते, उनकी बात कर रहे हैं। पहली, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, पहली ड्यूटी। दूसरी, टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, सेकेंड ड्यूटी। थर्ड, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, तीसरी ड्यूटी। एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर एंड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स मतलब ये एक तरह से फुल डिस्क्लोजर की बात है। कोई भी ऐसी बात जो फर्म के बिजनेस को इंपैक्ट करती है, कोई भी ऐसी बात जो फर्म के बिजनेस को इंपैक्ट करती है, कोई भी ऐसी बात जो फर्म के बिजनेस को इंपैक्ट करती है, उसका फुल डिस्क्लोजर दूसरे पार्टनर्स को दिया जाना चाहिए। ये भी एक
जनरल ड्यूटी है ऑफ वन पार्टनर टुवर्ड्स द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो ये आपकी 4 ऐसी ड्यूटी होगी जिसके ऊपर कोई इफ बट नहीं चलेगा। अगर आप इकट्ठे धंधा कर रहे हो, इकट्ठे बिजनेस चला रहे हो, दिस ड्यूटी हैव टू बी फुलफिल्ड बाय एवरी पार्टनर। और ये चारों ड्यूटी क्या है? टू डू द बिजनेस in common advantage of all the partners, to render true accounts, to be just and faithful to each other, and to disclose all relevant information which is concerning the business of the partnership firm. So this is your section number 9. आगे चलिएगा। कोई डाउट हो तो बेटा आप चैट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, दो स्टूडेंट हु आर जॉइंड आइदर फ्रॉम द जूम एंड आल्सो फ्रॉम द ऐप आल्सो। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। सेक्शन 10 क्या कहता है कि अगर किसी पार्टनर के कार्य करने की वजह से, कोई काम करने की वजह से, और काम कैसा किया उसने, कंपनी के साथ या पार्टनरशिप फर्म के साथ फ्रॉड किया है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हो गया है, then in that case that concerned fraudulent partner is duty bound to indemnify the firm for the loss done by his fraudulent act. Duty to indemnify, अभी सिर्फ आप बेयर एक्ट को देखिएगा, इसके आगे की जो डिटेलिंग है या जो केस लॉज वगैरह है वो हम आगे का जब हम राइट्स एंड ड्यूटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम केस लॉ वगैरह को देखेंगे। अभी बेयर एक्ट को आप फोकस करिएगा, क्योंकि जहां मैं आपको फिर से कह रहा हूं, एज फार एज पार्टनरशिप एक्ट इज कंसर्न्ड, आपको बेयर एक्ट के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना है। हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा बहुत ही ज्यादा। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको प्री के बेस में, और इवन मेंस में भी आपको सिर्फ बेयर एक्ट के प्रोविजन को आप एक्सप्लेन कर दोगे अपनी लैंग्वेज में तो आपका काम चल जाएगा। मगर फिर भी हम कुछ केस लॉज या कुछ एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन है वो हम आपको कराएंगे, मगर उसके अलावा आपको कोई बुक रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल भी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा। पार्टनरशिप का तो इसी वीकेंड पर अपलोड किया जा रहा है आपका सारा। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, एवरी पार्टनर शेल इंडेमनीफाई। अब देखिए शेल लिखा है ना, शेल का मतलब है, आपको पता होगा कि लॉ के अंदर दो टर्मिनोलॉजी मेनली यूज होती है, मे और शेल। मे का मतलब है ये डिस्क्रिशनरी है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, मगर जहां पर वर्ड शेल लग गया, शेल का मतलब क्या है, मैंडेटरी है। एवरी पार्टनर शेल मतलब मैंडेटरी ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ पार्टनर, मैंडेटरी ड्यूटी, मैंडेटरी, इट शेल, एवरी पार्टनर शेल इंडेमनीफाई, द इंडेमनीफाई मतलब लॉस की भरपाई करेगा, द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट, कॉज टू इट किसको, फर्म को लॉस, एनी लॉस कॉज्ड टू फर्म बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, बाय हिज फ्रॉड, जो कंसर्न्ड पार्टनर है उसके फ्रॉड की वजह से अगर बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया है तो उस कंसर्न्ड पार्टनर की ड्यूटी है उस लॉस की भरपाई वो खुद करेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड उसने किया है मगर उसकी भरपाई करने के लिए दूसरे पार्टनर से हिस्सा मांगा जाएगा, नहीं, जिसने फ्रॉड करके फर्म को नुकसान पहुंचाया है भरपाई भी उसी से करवाई जाएगी। सिंपल, बिल्कुल क्लियर लॉजिक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेयर प्लेन अंडरस्टैंडिंग की जहां तक बात है वो ये है आपके सामने। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, every partner shall indemnify, every partner shall indemnify the firm for any loss. The student have asked the question कि सर ये भी जनरल ड्यूटी में है या रिलेटिव ड्यूटी में? ऑब्वियसली इट इज जनरल ड्यूटी। रिलेटिव ड्यूटी में आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा थोड़ी ना लिखोगे अपने एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कि अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड करके नुकसान पहुंचा दिया तो उसकी भरपाई फ्रॉडुलेंट पार्टनर से नहीं की जाएगी, ऐसा आप नहीं लिख सकते ना, है ना।
तो ये भी आपकी जनरल ड्यूटी ही है, ये भी आपकी जनरल ड्यूटी ही है। एवरी पार्टनर shall indemnify the firm for any loss caused to the firm by his fraudulent act, in the conduct of business। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म को लॉस की भरपाई तभी करेगा अगर उस कंसर्न्ड पार्टनर की जो एक्ट थी, जो फ्रॉडुलेंट एक्ट थी, दैट वाज डन बाय द कंसर्न्ड पार्टनर व्हाइल कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करता है, फ्रॉडुलेंट एक्ट करता है, तब उस स्थिति के अंदर फर्म को इंडेमनिफाई करने की जरूरत नहीं है। उस अगर पर्सनल कैपेसिटी के अंदर करेगा तो फर्म ऑब्वियसली उसके खिलाफ केस वगैरह करके रिकवर कर सकती है। मगर यहां पर आप देखिएगा ये बता रहा है कि जो कंसर्न्ड फ्रॉडुलेंट एक्ट है दैट वाज डन बाय द कंसर्न्ड पार्टनर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक पार्टनर को, मतलब फर्म को किसी स्ट्रेंजर को प्रोडक्ट डिलीवर करना था। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मिठाई के डब्बे डिलीवर करने थे, 50 मिठाई के डब्बे डिलीवर करने थे, और जो पार्टनरशिप फर्म थी वो एक स्वीट शॉप थी। ठीक, थर्ड पार्टी की तरफ से ये आया था कि जैसे ही आप सामान की प्रॉपर डिलीवरी करा देंगे, पूरा सामान आप डिलीवर करा देंगे, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। 1-1 किलो के 50 मिठाई के डब्बे, 50 लड्डू के डब्बे डिलीवर करने थे, सपोज करो पार्टनरशिप फर्म को। एक पार्टनर जिसकी डिलीवरी की ड्यूटी लगाई, वो क्या करता है, हर डिब्बे से 5-5 लड्डू निकाल लेता है और 50 डिब्बे डिलीवर कराता है। हर डिब्बे से 5-5 लड्डू बाहर निकाल लेता है और 50 डिब्बे एज इट इज दे आता है। सोचता है कि हम तो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, वो समझेगा कि ये पूरा 1 किलो का डब्बा है, मगर उसने तोल करवा लिया थर्ड पार्टी ने, तो क्या निकला, फ्रॉड निकला। इस वजह से क्या हुआ, कंपनी को जो पूरे पैसे देने थे उस थर्ड पार्टी ने, फर्म को जो लड्डुओं की पेमेंट करनी थी थर्ड पार्टी ने, वो पैसे काट कर दे दी। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 50% ही पेमेंट करी, क्योंकि एक तरह से फ्रॉड किया इस मिठाई की दुकान वाले ने, इनके एक पार्टनर ने। तो अब ये जो 50% का लॉस है ये किससे लिया जाएगा, जो डिलीवरी करने गया था, जिसने 5-5 लड्डू हर डिब्बे से निकाले थे। He was doing the act in the conduct of the business, है ना, और ये फ्रॉड किया उसने कस्टमर के साथ, और 5-5 लड्डू हर डब्बे से निकाल के अपने घर ले गया। चलो 15 दिन तक आराम से खाएंगे, बेटा फ्रॉड तो किया है ना। तो अब उस नुकसान की भरपाई, जो कस्टमर से पूरा पैसा नहीं आया, उसकी भरपाई इस पार्टनर से करवाई जाएगी। सिंपल, इजी, क्लियर, कोई लॉजिक नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग आपको, मतलब कोई लॉजिक नहीं इन द सेंस की लॉजिक तो ऑब्वियसली है, मगर इतना डिफिकल्ट नहीं है, प्लेन है बिल्कुल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। easy to understand, easy to digest, unlike Muslim inheritance, जो बहुत डिफिकल्ट था डाइजेस्ट करना भी, समझना भी। खैर यूसीसी आ रहा है होपफुली, एक स्टेट में, अब यहाँ उत्तराखंड में आ जाएगा, उसके बाद सब जगह आ जाएगा, तो सारे रिलीजन के जो इनहेरिटेंस के रूल्स हैं वो सेम हो जाएंगे। सिंपल 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, फिर क्लास 2 और क्लास 3। ठीक है, इमीडिएट फैमिली मेंबर कवर्ड इन क्लास 1, कोलैटरल्स कवर्ड इन क्लास 2 ऑन पैटर्नल साइड, और जो डिस्टेंट किंडर्ड है, दूर के हैं, वो क्लास 3 के अंदर। अगर क्लास 3 में भी कोई नहीं है, फिर सीधा स्टेट के पास चला जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टीट के थ्रू। ठीक है, अब हम वापस से पार्टनरशिप एक्ट पे आते हैं। सेक्शन 10 आपका पूरा हुआ, सेक्शन 11 की तरफ आते हैं हम। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब देखिए सेक्शन 11 से ऐसे प्रोविजन शुरू हो रहे हैं
जो कहीं ना कहीं रिलेटिव ड्यूटीज है ऑन द पार्ट ऑफ, विच टॉक्स अबाउट रिलेटिव ड्यूटीज ऑन द पार्ट ऑफ द कंसर्न्ड पार्टनर्स। रिलेटिव क्यों है? क्योंकि इन टर्म्स में पार्टनर्स चाहे तो वेरिएशन कर सकते हैं इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनर्स चाहे तो टर्म्स में वेरिएशन कर सकते हैं इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्योंकि जो जनरल ड्यूटीज थी उसके अंदर तो कोई वेरिएशन हो नहीं सकती थी, उसका तो 100% कंप्लायंस होना था। बट एज फार एज दीज आर कंसर्न्ड, दिस कैन बी चेंज्ड बाय द पार्टनर्स। अब देखिए पहले सेक्शन 11 के अंदर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल याद है, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होता था, कहीं ना कहीं उसको आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि यहां पर इनकॉर्पोरेट किया गया है along with the principle of freedom of contract को भी यहां पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। Two principles have been incorporated in section 11। सेक्शन 11 के अंदर आपके फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट किया गया है। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अटमोस्ट गुड फेथ तो आपका ऑब्वियसली सेक्शन 9 के अंदर ही दिया गया है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ सेक्शन 9 के अंदर है वो, डॉक्ट्रिन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, है ना। आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाएगा प्री के अंदर कि कहां पर ये प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व किए गए हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका सेक्शन 11 के अंदर है, जबकि आपका अटमोस्ट गुड फेथ सेक्शन 9 के अंदर है। देखिए क्या कहता है सेक्शन 11, क्या कहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। Subsection 1, subject to the provisions of this act, the mutual rights and duties of the partners of a firm may be, अब ये यहाँ पे क्या है? may be determined by contract between the partners and such contract may be expressed or may be implied by course of dealing। जो पार्टनरशिप के अब रिलेटिव ड्यूटीज यहाँ पे शुरू हो रही है, जो हमने सेक्शन 9 और 10 के अंदर हमने एब्सोल्यूट ड्यूटी के बारे में पढ़ा। अब कुछ ऐसी ड्यूटीज एंड कुछ ऐसे राइट्स है जो पार्टनर्स अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके, एग्रीमेंट करके, जो पार्टनरशिप डीड तैयार होगी, जो अगर रिटर्न डीड तैयार हो रही है तो उसमें जो कुछ लिखा होगा उस हिसाब से रेगुलेट होंगे। तो मतलब वहां पर उनके पास ऑप्शन है चेंज करने का, वेरी करने का, एज पर देयर रिक्वायरमेंट और एज पर देयर कंसेंट, क्योंकि पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर भी सबका कंसेंट होना चाहिए, हर एक पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल मतलब एक पार्टनर के दूसरे पार्टनर के रेफरेंस में राइट्स एंड ड्यूटीज की बात हो रही है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ अ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग, मतलब किस तरीके से पार्टनर्स वो रेगुलेट हो रहे हैं, किस तरीके से बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, वहां से उनके कंडक्ट से भी आप इंप्लाई कर सकते हो उस चीज को। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब देखिए अगर एक बार एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया है, एग्रीमेंट तैयार हो गया है, तो क्या आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो? यस, इसका जवाब यहां पे दिया गया है। सच अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी चेंज्ड वेरीड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मगर जब भी कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज किया जाएगा, उसके कुछ ही एस्पेक्ट को वेरी किया जाएगा, बदला जाएगा, देन इन दैट केस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी नेसेसरली रिक्वायर्ड। हर पार्टनर की कंसेंट की जरूरत होगी। एंड सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इंप्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। अगेन जब वेरी करने के लिए भी कंसेंट की बात होगी तो वो कंसेंट आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है, एक्सप्रेस इन द सेंस ओरल, रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है साहब, या फिर आप उसको कंडक्ट से इंप्लाई कर सकते हो, कंडक्ट ऑफ द पार्टनर्स कंसर्न। सब सेक्शन 2 देखिएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है, जो बात करता है रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड।
अब देखिए सेक्शन 27 की कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। चाहे सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ लिखा हो उसे भूल जाइए, क्योंकि ये उसकी एक्सेप्शन है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन पिनल को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, such contract may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. Such contract मतलब पार्टनरशिप डीड। इस प्रोविजन के अंदर ये बताया गया है कि देखिए आपको जनरली पता है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बात करता है, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, मतलब आप इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो किसी भी व्यक्ति को बिजनेस करने से रोके या ट्रेड करने से रोके या कोई भी अपना प्रोफेशनल वर्क करने से रोके। मगर यहां पर क्या कह दिया है, एज फार एज पार्टनर्स आर कंसर्न्ड, चाहे 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ भी लिखा हो, जो कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनर्स का उसके अंदर ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा प्रोवाइड किया जा सकता है कि जब 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 तक लोग पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर रहेंगे वो पार्टनरशिप बिजनेस के अलावा अपना कोई इंडिविजुअल बिजनेस नहीं करेंगे। और ऐसी कंडीशन अगर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर प्रोवाइड की जाती है, दैट विल बी अ वैलिड कंडीशन, that will be a valid condition. Is it clear? सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 आई होप आप समझ गए होंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, जो एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड के बारे में बात करता है कि आप किसी भी ऐसे अब देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी तो आपका एक तरह का एग्रीमेंट ही है ना, पार्टनरशिप डीड, मगर इसके ऊपर सेक्शन 27 अप्लाई नहीं हो रहा। किस सेंस में, सिर्फ इस सेंस में कि अगर पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये प्रोविजन कर दिया है कि जो भी पार्टनर्स है जब तक वो पार्टनर रहेंगे वो अपना कोई इंडिविजुअल बिजनेस नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम द फर्म बिजनेस, दिस विल बी अ वैलिड कंडीशन इवन दो इन एनी अदर केस इट मे बी कॉल्ड एज अ कंडीशन ऑन द कंडीशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, और हो सकता है कि वो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मे बी कंसिडर्ड एज वॉइड ऑल्सो, मगर पार्टनरशिप में ये वैलिड होगी। तो अब आपसे पूछा लिया जाए कि सेक्शन 27 की कोई एक्सेप्शन बताइए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं दी गई। जवाब आपको मिल गया, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्या है, सेपरेट एक्ट है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पहले था अब नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेपरेट लेजिस्लेशन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग है लेजिस्लेशन है। एक्सेप्शन कहां दी गई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दी गई। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन सेक्शन 12 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, किस तरीके से फर्म का बिजनेस चलाया जाएगा। सेक्शन 12 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब देखिए जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स चाहे तो थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, उस हिसाब से ये सारी चीजें रेगुलेट होंगी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिवेल ओवर व्हाटएवर इज रिटन इन दी सेक्शन 12, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स विल प्रिवेल ओवर व्हाटएवर इज रिटन इन दी सेक्शन 12, मगर जनरली जो ब्रॉड गाइडलाइन रहेगी वो जनरल सेक्शन 12 के अंदर जो बात दी गई है वही मान्य होंगी। देखिएगा, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हाँ, ये हर पार्टनर का राइट है कि बिजनेस जब भी कंडक्ट किया जाएगा तो उसके अंदर हिस्सा लेना, उसके अंदर पार्टिसिपेशन का उसका राइट होगा। ऐसा नहीं है कि दो पार्टनर मिलके एक पार्टनर को एक्सक्लूड कर दे जब वो बिजनेस डीलिंग कर रहे हो तो उसको बताई ना सारी इंफॉर्मेशन। अरे भाई उसका राइट है, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है? अगर आपने उसका राइट वायलेट किया तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दोगे ना आप, देन इन दैट केस ही कैन फाइल अ सूट, उसका राइट इनफ्रिंज हो जाएगा। इन दैट सेंस ये बात है।
every partner has a right to take part in the conduct of the business of the firm. अब देखिए लिखा है ऊपर subject to the contract between the partners, मतलब इसका मतलब क्या है, पार्टनर्स चाहें तो जब वो एग्रीमेंट कर रहे थे, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, पार्टनरशिप डीड बना रहे थे, उसके अंदर लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक पार्टनर may be excluded from personal meeting with the clients, मगर उसके लिए भी सबका कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं मगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इट विल बी द राइट ऑफ एवरी पार्टनर टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इज इट क्लियर? क्लॉज बी क्या कहता है? एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब देखिए पार्टनर को जब राइट मिले हैं तो ऑब्वियसली ड्यूटी भी तो मिलेंगी ना। हॉफेल्ड चार्ट याद है जूरिस्प्रूडेंस का, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ ड्यूटी। हॉफेल्ड के अंदर जहां राइट होंगे वहां ड्यूटी तो होंगी होंगी। आपको फंडामेंटल राइट मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ड्यूटी भी तो है ना। जहां पर भी राइट होंगे वहीं पर ड्यूटी भी होगी, करस्पॉन्डिंग ड्यूटी होगी। हॉफेल्ड चार्ट याद रखिएगा, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर है। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली, शांत दिमाग से, ठीक ठाक, रीजनेबल माइंड से अटेंटिव रहेगा अपनी ड्यूटी के टुवर्ड्स द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सपोज करो 3 लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक शॉप किया है, शॉप शुरू की है। 2 लोग तो अपना जब भी उनकी ड्यूटी लगती है गल्ले पे या काउंटर पे तो वो अपना सही से ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तीसरा, क्लाइंट आ रहा है जा रहा है, दोनों पार्टनर है भी नहीं, सो रहा है, क्लाइंट बिना सामान लेके जा रहा है, कस्टमर बिना सामान लेके जा रहा है, तो इसका मतलब ही इज नॉट फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस डिलीजेंटली। ठीक है, इन दैट सेंस क्लॉज सी देखिएगा क्या कहता है? एनी डिफरेंस अराइजिंग, डिफरेंस मतलब डिस्प्यूट, any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by a majority of the partners। कोई भी पार्टनर्स है, एक पूरी फर्म के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, चाहे कितने भी पार्टनर हो, हम लेते हैं 5 का एग्जांपल। सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 5 पार्टनर्स हैं और ये सवाल उठा, ये मुद्दा बना कि हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर 2 पार्टनर्स कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए जबकि 3 कह रहे हैं कि करना चाहिए, तो ऑब्वियसली फर्म विल गो अहेड विद द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है, कोई इशू आता है, कोई सवाल का आपको डिसीजन लेना है किसी पॉइंट पर, बिजनेस करते टाइम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो जब भी ऐसी बात होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड एवरी पार्ट। अब इसके ऊपर अगेन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑलवेज राइडर रहेगा क्योंकि ये पूरे सेक्शन के ऊपर राइडर है। ठीक है, डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। सिर्फ अपना सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ आप मेजॉरिटी ओपिनियन के बेस पर उस इशू को डिसाइड कर दोगे, बल्कि हर पार्टनर का ये भी राइट है कि वो अपने ओपिनियन को, अपना मत जो है उसका, वो एक्सप्रेस कर सके, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। इवन दो आपको डिसीजन तो मेजॉरिटी पार्टनर के हिसाब से लेना है, मगर माइनॉरिटी को सुनोगे भी तो। रूल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम, अब पूछ लिया जाएगा ऑडी अल्टरम पार्टम कहाँ है, यही है। डिसीजन तो आप मेजॉरिटी के हिसाब से लोगे ना, मगर सुनोगे तो आप माइनॉरिटी को भी। shall have the right to express his opinion before the matter is decided। मैटर डिसाइड करने के बाद नहीं ओपिनियन लेना, मैटर डिसाइड करने से पहले लेना है। बट नो चेंज may be made in the nature of the business without the consent of all the partners। अब ये देखिए,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने बिजनेस का नेचर चेंज कर रहे हो, देन इन दैट केस मेजॉरिटी माइनॉरिटी वर्क नहीं करेगी। इफ यू आर चेंजिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस, देन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड। वो लिखा है ना, वो प्रोविजन चला गया लास्ट सेक्शन के अंदर था कि अगर आपको बिजनेस के अंदर फंडामेंटली कुछ वेरी करना है, देन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। तो यहीं पर भी जो आप बिजनेस का नेचर चेंज कर रहे हो, बिजनेस का नेचर चेंज करना भी क्या है, एक फंडामेंटल चेंज है, तो उसके लिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला डिसीजन नहीं चलेगा। यहां पर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? मैं आपको बता रहा हूं, वेयर एक्ट में ही आपको इतनी सारी चीजें बता दूंगा कि आपको शायद ही कोई बुक देखने की जरूरत मिले। अपने माइंड में सेट करके कॉमन लैंग्वेज में सेक्शन नंबर याद करके आप लिखाओगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट कॉपी ऑफ एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। हर पार्टनर का ये राइट होगा कि जो कॉपीज है, जो बुक्स है, अकाउंट बुक्स है, किस तरीके से बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है, क्या मनी इनफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है, हर पार्टनर का ये राइट है कि उन सारे डॉक्यूमेंट को, उन सारे बही खातों को वो देख सके, चेक कर सके, क्रॉस चेक कर सके। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स, मतलब उसकी कॉपी भी ले सकता है, चाहे तो वो फोटोस्टेट ले सकता है, उसकी फोटो ले सकता है। हर पार्टनर का ये राइट होगा टू हैव एक्सेस टू द अकाउंट बुक्स एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एंड एट द सेम टाइम टू हैव अ कॉपी ऑफ ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। इज दैट क्लियर? आगे चलिएगा। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, सेक्शन 13 के अंदर म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया गया है। म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स subject to the contract between the partners, subject to the contract between the partners। अब देखिए, subject to the contract between the partners, अगेन वही राइडर बना दिया है कि जनरल ये रहेगा, मगर इनमें थोड़ा बहुत हेरफेर किया जा सकता है। अगर पार्टनर्स चाहें तो अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्ररी टर्म प्रोवाइड करके इनको चेंज कर सकते हैं। तो मतलब एक तरह की आपकी रिलेटिव ड्यूटीज है, एक तरह की आपकी रिलेटिव ड्यूटीज है। देखिएगा, a partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of business। अब भाई पार्टनर को बिजनेस में भागीदारी लेने के लिए कोई मीटिंग हो रही है बिजनेस की, तो उसके लिए रिमुनरेशन नहीं मिलेगा। ये नहीं कि अच्छा तुमने आज मीटिंग रख ली यार, मैं तभी आऊंगा जब तुम मुझे 500 रुपए दोगे। ये चीजें नहीं हो सकती। अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड to receive any remuneration for taking part in the usual conduct of business. Usual conduct of business. The partners are entitled to share equally in the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by firm. This is very very important. देखिए, हमने जब हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा था कि एवरी पार्टनर का क्या है, मतलब कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस वेयर ऑल पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप। उसी के रेफरेंस में है यहाँ पर। देखिए, वहां तो सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात की गई है, मगर यहाँ पर क्या लिखा है कि हर पार्टनर इक्वली शेयर करेगा प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस। मगर ये आपकी एब्सोल्यूट ड्यूटी नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट ड्यूटी, ये रिलेटिव ड्यूटी है, क्योंकि दैट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स चाहे तो एग्रीमेंट करके, ये पॉइंट तो चेंज करते ही आपने तो पता ही होगा, पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर को 80% मिल रहा है, या एक पार्टनर को 20% मिल रहा है, एक पार्टनर को 30% मिल रहा है, एक पार्टनर को 40% मिल रहा है। तो इक्वल शेयर तो नहीं हुआ ना, डिफरेंट डिफरेंट शेयर हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर इस चीज को चेंज कर लिया, बिकॉज दे आर अलाउड बाय द लेजिस्लेशन टू डू सो। और उसके साथ साथ वो ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक पार्टनर लॉसेस में शेयर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव एस्पेक्ट है,
because that is subject to the contract between the partners. Is it clear? The partners are entitled to share equally in the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm. Clause C है, where a partner is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profit. अब देखिए, बिजनेस चलाते टाइम हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल इन्फ्यूज की हो, कैपिटल इन्फ्यूज की हो मतलब बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने कैपिटल दिया है, पैसे दिए हैं, अपने फंड्स दिए हैं, तो दे विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल. ठीक है, इंटरेस्ट, और वो स्टॉक इन, आपकी स्टॉक इन फंड नहीं हो जाएगा कि मतलब उसकी वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी अगर किसी पार्टनर ने अपनी पर्सनल पैसे लगा दिए हैं एक्स्ट्रा विच अदर पार्टनर्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, तो वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की होगी. ऐसा नहीं, इसके ऊपर मैं केस लॉ भी आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा. ऐसी प्रॉपर्टी पर जो अपनी वो प्रॉपर्टी इन्फ्यूज कर रहा है इन द पार्टनरशिप बिजनेस, ऑन दैट ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल. और आगे प्रोविजन भी है जहां पर ये बताया गया है कि ऐसी प्रॉपर्टी पर, ऐसे अमाउंट पर ही कैन गेट 6% इंटरेस्ट. ठीक है, 6% एनुअल इंटरेस्ट. बट उस पॉइंट पर हम बाद में जाएंगे. अभी यहां पर क्या लिखा है आप देखिएगा, जो इंटरेस्ट उसको पेएबल किया जाएगा दैट शुड बी ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स. ये नहीं कि जो फर्म की पूंजी है उसी के अंदर से इंटरेस्ट भी पे किया जा रहा है, नहीं, प्रॉफिट आएंगे तभी आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा. ये हो सकता है, ये जनरल रूल है, मगर इसको चेंज किया जा सकता है एज पर दी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स. डी क्या कहता है, पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस एनी पेमेंट और advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at a rate of 6% per annum. आ गया, अगर किसी पार्टनर ने अपने हिस्से से ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज की है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, तो ऐसा पार्टनर उस कैपिटल पर, उस एक्स्ट्रा कैपिटल पर इंटरेस्ट लेने का हकदार होगा. और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 6% पर एनम. वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 6% पर एनम. क्लॉज ई क्या कहता है, द फर्म शेल इंडेमनीफाई, फर्म इंडेमनीफाई करेगी, फर्म लॉस की भरपाई करेगी. किसकी, अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम. अगर कोई फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म का बिजनेस कंडक्ट करते टाइम अगर वो डिलीजेंटली कर रहा है और वो फ्रॉड नहीं कर रहा है, उसको कुछ पर्सनल लॉस हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ऑब्वियसली फर्म करेगी. द फर्म शेल इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इन सच डूइंग, इन डूइंग सच एक्ट, इन डूइंग सच एक्ट इन एन इमरजेंसी for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. किसी इमरजेंसी के अंदर फर्म को बचाने के लिए जो एक नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर इंडिविजुअल करता, उसने वो कर दिया और उस वजह से उसको लॉस हो गया, देन इन दैट केस उस लॉस की भी भरपाई फर्म ही करेगी. A partner shall indemnify the firm for any loss. अब यहां पर एफ के, अब ई के अंदर तो किसके बारे में बताया गया है, फर्म विल इंडेमनीफाई. पार्टनर, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल भूलना मत, बहुत बार पूछा जाएगा आपसे. प्रोविजन बताइए, फर्म कहां पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी. प्रोविजन है सेक्शन 13 क्लॉज ई. प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Tell the provision where the firm will indemnify the partner. Provision is section 13 clause E. अब clause F के अंदर क्या बताया गया है, partner will indemnify the firm.
पार्टनर विल इंडेमनिफाई द फर्म। कोई सवाल है तो बेटा पूछिएगा, आप लोगों की चैट मुझे ही दिखाई दे रही है बस। समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिख दीजिए कि सब कुछ समझ भी आ रहा है, पता चले बाद में बोलेंगे आप समझ ही नहीं आया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके बेटा ओके। क्लॉज एफ 13 का एफ हमें क्या बता रहा है? जहां पर पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा फर्म को, और क्या है वो देखिएगा, अ पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस caused to it, caused to it means firm, by his willful neglect in the conduct of business of the firm। एक प्रोविजन हमने क्या किया, जो फ्रॉड वाला था, अगर पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया तब भी इंडेमनिफाई करेगा। और यहां पर क्या बताया 13E के अंदर, पार्टनर के विलफुल नेग्लेक्ट की वजह से अगर फर्म का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी वो कंसर्न्ड पार्टनर ही करेगा। अगर पार्टनर के विलफुल नेग्लेक्ट की वजह से फर्म का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी कंसर्न्ड पार्टनर ही करेगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन, दैट इज सेक्शन 14, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बकायदा मैं आपको एक दो केस लॉ भी कराऊंगा कि प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी क्या होगी। पार्टनर्स ने, सब पार्टनर्स ने मिलकर इनिशियल फंड पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर लगा दिया, तो क्या वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन गई, या उनकी अभी भी वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहेगी? इसी के ऊपर है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब देखिए इसको भी चेंज किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, the property of the firm includes all property rights and interest in property originally brought into। अब जो ये originally brought into है, यही केस लॉ का कारण बना था। originally brought into the stock of the firm or acquired or purchased or otherwise by or for the firm or for the purposes and in the course of business of the firm includes also the goodwill of the firm। देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा प्रोविजन, अच्छा एस्पेक्ट दिया गया है कि जो गुडविल होगी, ये नहीं कि सिर्फ टेंजिबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है, गुडविल ऑल्सो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। यही कारण है कि जब कोई छोटा बिजनेस, जब पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप के लेवल पर होता है और वो अच्छी अगर गुडविल रेपुटेशन मार्केट के अंदर अटेन कर लेता है, एक ब्रांड बन जाता है, तो जब वो कोई बड़ी कंपनी उसको अक्वायर करती है तो उसके रियल एसेट से कहीं ज्यादा उसको मिलती है, क्योंकि रेपुटेशन ऑल्सो इज अ प्रॉपर्टी दैट हैज वैल्यू इन द मार्केट। गॉट माय पॉइंट? अब ये क्या कह रहा है देखिए, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म की प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। अगेन क्या वर्ड लिखा है, इंक्लूड। इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब अपने आप में कंप्लीट नहीं है ना। मगर फिर भी इसके अंदर क्या लिखा है कि ऑल प्रॉपर्टी राइट्स, और जो कुछ भी पार्टनरशिप फॉर्म करते टाइम पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप पूल के अंदर डाला गया, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। ठीक, अभी पहले आप इतना समझिए। इसके साथ साथ और क्या, ऐसी हर प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप फंड को यूटिलाइज करते हुए, मतलब जो पार्टनरशिप से पैसे की कमाई हो रही है, उससे कोई भी चीज अक्वायर की जा रही है, खरीदी जा रही है, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी कंसर्न्ड पार्टनर्स की। अब आपके मन में सवाल आएगा, सपोज करो इनिशियली जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसको शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। ठीक है, 10 लाख रुपए की जरूरत थी, या फिर आप ये मानिएगा कि जब पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हो रहा था तो उस समय लैंड की रिक्वायरमेंट थी,
ठीक है। और लैंड की रिक्वायरमेंट, अगर कोई मार्केट से कोई जगह लेने जाता तो उसमें लीज का जो अमाउंट होता वो कोई स्पेसिफिक अमाउंट होता, उनमें से एक पार्टनर की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, तो उसने फर्म को वो डिस्काउंटेड रेट पर लीज पर दे दी वो प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या, पार्टनरशिप फर्म ओनर बन गए उस प्रॉपर्टी की, इवन तो दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और जिसको पार्टनर्स ही लेके आ रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टॉकिंग के लिए यूज किया जा रहा है, इनिशियल बिजनेस चलाने के लिए किया जा रहा है, फिर भी वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल के अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि एक बिजनेस को चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियली दो पार्टनर ने 3-3 लाख रुपए दिए और एक पार्टनर ने कुछ भी नहीं दिया, और टोटल 5 पार्टनर थे। दो पार्टनर ने 3-3 लाख रुपए दिए, दूसरे दो पार्टनर्स ने 2-2 लाख रुपए दिए, टोटल कितने हो गए, 10 लाख हो गए। एक पार्टनर ने कुछ भी नहीं दिया, और वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं कि जिस पार्टनर ने कुछ भी नहीं दिया ही विल नॉट गिव इनिशियल फंड। तो यहां पर जो इनिशियल फंड 3-3 लाख का और 2-2 लाख का दूसरे पार्टनर्स के द्वारा दिया जा रहा है, दैट इज स्टॉक इन फंड, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन गया है, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन गया। मगर इसके ऊपर भी एक कंडीशन है, सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स चाहे तो इसके रेफरेंस में भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि जिस पार्टनर ने कोई फंड नहीं दिए हैं, जब पार्टनरशिप अपना बिजनेस शुरू कर देगी और प्रॉफिट्स स्टार्ट हो जाएंगे, सब पार्टनर्स को मिलेंगे, तो उस कंसर्न्ड पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म की तरफ से एक भी पैसा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका 2 लाख रुपया पूरा नहीं हो जाता। ऐसा कर सकते हैं वो, सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट टू दी कंट्ररी। सब कुछ आपका लेजिस्लेशन के अंदर प्रोवाइडेड है। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे हमेशा, जनरली लॉ स्टूडेंट गलती क्या करता है, बड़ी बड़ी बुक्स के पीछे भागेगा, बेयर प्रोविजन को छोड़ देगा। मगर आप सोचिए कि जो वो ऑथर्स है उन्होंने वो बुक कहां से लिखी, आपके बेयर प्रोविजन से ही लिखी है ना, अलॉन्ग विद द केस लॉ इंटरप्रिटेशन। वो बेयर प्रोविजन नहीं होती तो बुक लिखी जाती नहीं ना। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, बेयर एक्ट को चीर फाड़ करने की, डॉक्टर की तरह डाइसेक्ट करना सीखिए बिल्कुल बेयर एक्ट को। आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कुछ टाइम के बाद अपनी ही किताबें लिखने लग जाए, इफ यू हैव द फ्लेयर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग, अगर अच्छा लिख पा रहे हैं तो ठीक है। हाँ, मगर जो लैंडमार्क जजमेंट्स है उनको आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। रीजन बीइंग, लॉ इज ऑलवेज अ इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, लॉ इज ऑलवेज अ इवॉल्विंग कंसेप्ट, उसका इंटरप्रिटेशन बदलता रहता है, मीनिंग बदलता रहता है। तो पैराग्राफ 1 के अंदर हमें क्या पता चला कि क्या क्या होगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या होगी, इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी, ऑल वर्ड है यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट, जिनको फर्स्ट टाइम जब बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा था उस टाइम पूल किया गया, वो फर्म प्रॉपर्टी होगी। मतलब जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वो फर्म प्रॉपर्टी बन जाएगी, चाहे किसी ने क्या क्या दिया हो। इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म और अक्वायर्ड, या फिर बाद में अक्वायर किया जाए, बाय परचेज खरीद कर, या फिर दूसरे तरीके से बाय और फॉर द फर्म, या तो फर्म खरीदे या फर्म के लिए खरीदे, दूसरा ब्रांच ऑफिस खरीदना है, वो भी फर्म प्रॉपर्टी होगा। और फॉर द पर्पज ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड इंक्लूड्स ऑल्सो द गुडविल ऑफ द बिजनेस। जो पुरानी डेफिनेशन थी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो रिपील हुआ था, हमारा पुराना जो पार्टनरशिप के प्रोविजन थे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर थे, वहां पर गुडविल का एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। बट द न्यू लॉ दैट इज अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, गुडविल इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म unless the contrary intention appears, property and rights and interest, property and rights and interest in property acquired with money। अब यहां पर एक जनरल गाइडलाइन दे दी है, unless the contrary intention appear, जब तक
अपोजिट इंटेंशन ना दिखे, अपोजिट मंशा ना दिखे, हम जनरली क्या मानेंगे, हर वो चीज, हर वो प्रॉपर्टी, हर वो राइट जो फर्म के पैसे से खरीदी गई है, दैट विल बी फर्म प्रॉपर्टी, दैट विल बी फर्म प्रॉपर्टी. Property and rights and interest in property acquired with money belonging to the firm are deemed, वो माने जाएंगे, to have been acquired for the firm, to have been acquired for the firm, and that means they are the firm property, they are the firm property. Is that clear? आगे चलिएगा, आगे चलिएगा. एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सेक्शन 15 बात करता है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. अब देखिए, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट हर प्रोविजन के अंदर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेटिव एस्पेक्ट है, इसको पार्टनर्स चाहे तो एग्रीमेंट करके चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं. इज इट क्लियर? कोई सवाल है तो बेटा पूछिएगा. देवशीष, लक्ष्य, अक्षय, ऋतुराज, and so many, Lokesh, Ragini, Vikas, Arun, and lot more other students. कोई डाउट है तो बेटा पूछिएगा. सेक्शन 15 ये बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस. जनरली जो भी प्रॉपर्टी है वो फैमिली बिजनेस, सॉरी, जो भी फर्म प्रॉपर्टी है वो फर्म बिजनेस के लिए ही यूज की जाएगी बाय द पार्टनर्स. जैसे फर्म के पैसे को यूटिलाइज करते हुए बिजनेस, फर्म के पैसे, पार्टनरशिप फर्म के पैसे को यूटिलाइज करते हुए गाड़ी खरीदी गई है, उस गाड़ी को पार्टनर्स अपने पर्सनल व्हीकल की तरह यूज नहीं करेंगे. दैट व्हीकल टू बी यूज्ड ओनली फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस. जैसे कि क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाना है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कोई सामान लेके आना है, घर से बिजनेस पर पहुंचना है, तो इन सारी चीजों के लिए वो व्हीकल यूज होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, the property of the firm shall be held and used by partners exclusively for the purpose of the business. Again, as you know that this is subject to the contract between the partners. Partners चाहे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिख सकते हैं कि हम पार्टनरशिप मनी से, पार्टनरशिप फर्म मनी से एक गाड़ी खरीदेंगे जिसको पर्टिकुलर पार्टनर की वाइफ यूज करेगी, और वो चाहे अपने पर्सनल घर की मंडी से सब्जी लाने के लिए यूज करे. ये अलाउड है, मगर वो कब होगा, व्हेन दे पुट दिस इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अगर नहीं लिखा, इट मींस एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म. इज इट क्लियर? आगे चलिएगा, इसमें और कुछ नहीं है. Section 16, personal profit earned by the partners. Section 16, personal profits earned by the partners. Personal profits earned by the partners. I hope आप लोग डेली करंट अफेयर्स की तरफ भी ध्यान दे रहे होंगे. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके पोर्टल पर डिटेल में आपको पीडीएफ दिन में अराउंड डेली के, जैसे आज 8 तारीख है, आज 8 ही है ना, हाँ यस, तो आज की पीडीएफ करंट अफेयर की, क्विज की, बहुत कुछ मेहनत करके टीम तैयार कर रही है. आपको डेली 3 o'clock तक आपके पोर्टल पर अवेलेबल हो जाता है एंड इन द ऐप एज वेल. उसके अलावा आपको, खैर यूट्यूब का जो हमारा कंटेंट वो अब्रिज्ड कंटेंट रहता है, हम डिटेल में इतना नहीं देते हैं, बट जो करंट अफेयर की जो वीडियो है जिसके अंदर हम डिटेल वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं, जो आपको स्पेशल पीपीटी मिलती है, वो उस
आप वहां से यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। मगर आपके पास एक्स्ट्रा ही कंटेंट रहता है डेली आपके पोर्टल पर, चाहे वो ऐप हो या आपके वेबसाइट पर हो, ठीक है। इज इट क्लियर? आप उसको तैयार करते रहिएगा और आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि डेली करंट अफेयर, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, आप ऐसा नहीं कि एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले तैयार कर लेंगे। ये जैसे रैबिट रेस होती है ना, स्मॉल एंड बेबी स्टेप्स विन द रेस, ये रोज के रोज करते रहो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोज थोड़ा 10-15-20 मिनट का खेल है, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर जब ये लंबे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तब नहीं, आपको तैयारी नहीं हो पाएगी बेटा। आप सोचिए, आप 6 महीने के इकट्ठे करंट अफेयर एक बार में तैयार कैसे करोगे? फिर तो सब कुछ मिक्स होगा ही ना, कंफ्यूजन होगा ही ना। उस चीज को अवॉइड करिएगा। और यूट्यूब वीडियो से, अब वो यूट्यूब वीडियो आपके पोर्टल पर भी अवेलेबल है, आपके कोर्स के अंदर ही आपको यूट्यूब वीडियो भी मिल जाएगा और सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, डिटेल्ड पीडीएफ्स, क्विज, कॉन्सेप्ट एंड डेली करंट अफेयर। स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी मिलता है आपको। सेक्शन 16, पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर्स subject to the contract between the partners. If a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm, अगर कोई पार्टनर फर्म की किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की से अपने लिए कुछ प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट्स फॉर हिमसेल्फ, और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म, या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए या फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करते हुए, और द फर्म नेम, या फिर फर्म का नाम यूज करते हुए, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। उसको बताना पड़ेगा कि उसने क्या कमाई की है, फर्म का नाम यूज करते हुए, फर्म का बिजनेस कनेक्शन यूज करते हुए, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, या फिर फर्म की किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से उसने क्या अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाया, और वो जो प्रॉफिट कमाया है उस पर उसका हक नहीं होगा, बल्कि किसका होगा? फर्म का होगा। ही शैल पे इट टू दी फर्म, ही शैल पे इट टू दी फर्म। इज इट क्लियर? बी, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर। अब देखिए, कंपीटिंग, ये जनरल रूल है पार्टनरशिप का। Every partner shall not compete, or a partner shall not compete with the business of the firm. सेम नेचर का बिजनेस जनरली नहीं करेगा। अभी उसी पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं हम, सेक्शन 16 के बी के अंदर आप देखिएगा। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। जनरल रूल यही है कि a partner shall not compete with the firm in conducting the business, and if he conduct a separate business which is of the essentially the same nature as that of the firm, मतलब कि वो फर्म बिजनेस के साथ compete कर रहा है, then in that case उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएंगे, जो भी कमाई आएगी, he shall give it to the, or he shall pay to the firm, he shall pay to the firm. Is it clear? आगे चलिएगा। सेक्शन 17, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, एंड वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। सेक्शन 17 हमें यह बताता है, 3 फंडामेंटल कंडीशंस की बात कर रहा है कि अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज हुआ है, या फर्म स्पेसिफिक पीरियड के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसके बाद क्या होगा, या देयर इज अ चेंज इन अंडरटेकिंग और एडवेंचर्स ऑफ द फर्म, की मतलब एक एरिया के अंदर काम करती थी, नए और अंडरटेकिंग इनिशिएट किए गए हैं, तब उस स्थिति के अंदर क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगी? राइट्स और ड्यूटीज होंगी इन ऑल 3 कंडीशंस। पहली है सब्जेक्ट टू द, वही सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, तो ये तो क्योंकि ये रिलेटिव है ना। वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, जैसे कि एक पार्टनर बाहर निकल गया पार्टनरशिप फर्म से, तब उस स्थिति के अंदर क्या होगा?
The mutual rights and duties of the partner in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be. अगर फर्म का कंस्टिट्यूशन हुआ है तो रिकंस्टिट्यूशन के बाद जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज थी पार्टनर्स की वो सेम रहेंगी जो पहले चल रही थी रिकॉन्स्टिट्यूशन से जस्ट बिफोर। आगे देखिएगा, वेयर अ फर्म constituted for a fixed term continues to carry on business after the expiry of that term। कोई पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट की गई फॉर डूइंग द बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, फर्म खत्म हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर फर्म अपना बिजनेस काम कंटिन्यू कर रही है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म बनाई गई 3 इयर्स के लिए, मगर आफ्टर 3 इयर्स भी पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है, तब उस स्थिति के अंदर क्या होगा, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर रिमेन द सेम एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी सो फार एज दे मे बी कंसिस्टेंट विद द इंसिडेंट ऑफ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल मतलब वेयर देयर इज नो ड्यूरेशन इज फिक्स्ड, पार्टनरशिप विल बी कंसीडर्ड एट विल। ठीक है, वेयर अ फर्म, अगर कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म स्पेसिफिक पीरियड के लिए कंस्टिट्यूट की गई और वो टर्म पूरा होने के बाद भी वो कंटिन्यू हो रही है, देन इन दैट केस जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी पार्टनरशिप के अंदर वो सेम रहेंगी जो टर्म पूरा होने से पहले चली आ रही थी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड इंसिडेंट। तो फिर ये आपकी पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी एक तरह से। तीसरा है, वेयर अ फर्म कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग कैरीज आउट अनदर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, the mutual rights and duties of the partner in respect of the other adventure or undertaking are the same as those in respect of the original adventure or undertakings। पार्टनरशिप एक ऐसी एक्ट है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोविजन छोड़ नहीं सकते, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि मैं एक भी प्रोविजन नहीं छुड़वा रहा हूं आपका। सब क्लॉज सी के अंदर क्या लिखा है कि अगर कोई पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट की गई थी फॉर डूइंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क और वो उन वर्क से अलावा किसी और एडवेंचर में, किसी और अंडरटेकिंग या किसी और क्षेत्र के अंदर काम करने लगती है, देन इन दैट केस म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर विल रिमेन सेम एज फार एज दे वर इन द ओल्ड अंडरटेकिंग्स सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। ठीक है, तो उसी हिसाब से रेगुलेट होंगी। विद दिस जो हमारा इनिशियल डिस्कशन था रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद ईच अदर एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, वो हमारा बेयर एक्ट के हिसाब से कंप्लीट होता है। अभी हम 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर आपका नया सेशन आएगा जिसके अंदर हम एनालिसिस पार्ट की तरफ चलेंगे, केस डिस्कस करेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताने हैं। सेकेंड लेक्चर उसी पे होगा। आज ये अभी 5:20 हो गए, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी स्टार्ट वो 5:35 पे शुरू होगी। 5:30 की बजाय वो 5:35 पे शुरू होगी। इज इट क्लियर? चलिए 15 मिनट के बाद मिलता हूं आपसे, 15 मिनट के बाद मिलता हूं आपसे। थैंक यू।